एपिसोड 10। मेंशन। काव्या जैसे ही बोलती है कि उसका पति गुस्सैल नहीं बल्कि प्यारा है, उसे सुन रक्षित का पूरा शरीर शर्म की वजह से लाल हो जाते हैं और बाकी के दोनों आदमी उसके तरफ हैरानी से देखने लगते हैं कि क्या वाकई उनका बॉस प्यारा है, और मन ही मन हंस पड़ते हैं। रक्षित जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, तो क्या आप मेरे साथ कमरे में चल सकते हो? काव्या बड़े ही इनोसेंट भरे चेहरे के साथ रक्षित की आंखों में देखते हुए पूछी। अब भला वो इंसान जो पहले ही उसके लिए पागल हो चुका है, वो उसे कैसे मना कर सकता था। चलो चलते हैं। रक्षित की ये बात सुन रॉकी से रहा नहीं गया और वो नरेंद्र के तरफ देखते हुए बोला, लगता है आज कुछ तो होने वाला है। शायद मुझे जल्द ही कोई नया सदस्य मिलने वाला है। उसकी बात काव्या तो नहीं समझ पाई, पर रक्षित अच्छी तरह समझ गया कि वो क्या बोल रहा है। इसीलिए उसने उसे घूर कर देखा और फिर कमरे की तरफ चल पड़ा। बेडरूम। रक्षित जी, वो दरअसल मैं आपसे कल ही बात करना चाह रही थी, पर पता नहीं मेरी आंखें कैसे लग गई और मैं सो गई। आपसे बात भी नहीं हो पाई मेरी। काव्या अपने दोनों हाथों को आपस में उलझाते हुए बोले जा रही थी। ये देख सामने खड़ा इंसान बोला, मिस काव्या, क्या मामला गंभीर है? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तुम मुझे जल्दी बताओ। नहीं नहीं रक्षित जी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल वो आज मेरी बचपन के दोस्त का कॉल आया था। वो मेरे पति यानी कि आपसे मिलना चाहती है। मैं उसे मना कर देती, पर अगर मैंने ऐसा किया तो वो मुझसे नाराज हो जाएगी और मैं उसे दुखी नहीं करना चाहती हूँ। तो क्या? काव्या अभी अपनी बात भी पूरी नहीं की थी कि रक्षित बोल पड़ा, अगर तुम वहां जाकर खुश होती हो तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, पर मैं तुम्हारी दोस्त से मिलने के बाद वहां रुकूंगा नहीं, जल्द निकल जाऊंगा। क्या आप सच्ची में बहुत ही प्यारे हो रक्षित जी? ये बोलते हुए काव्या खुशी के मारे अपने पति के सीने से लिपट जाती है और दोनों तरफ से उसे कसकर पकड़ लेती है, जिस वजह से एक बार फिर से रक्षित के अंदर वो भावनाएं आने लगती है जिसे वो अभी तक नजरअंदाज कर रहा था। वो काव्या को उसी समय चूमना चाहता था, पर वो ये सोचकर अपनी भावनाओं को दबा लिया, कहीं उसके इस तरह के हरकत से उसकी पत्नी ना दुखी हो जाए, और बस उसके अपने बाहों में भर लिया। तभी काव्या उसके बाहों से हटते हुए बोली, आप ही जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं भी हो जाती हूँ। लेकिन वो उसके पास से दूर होती उससे पहले ही उसके बालों के खुले लट रक्षित के कोट के बटन से जा उलझे, जिस वजह से वो दोनों बेहद करीब आ गए एक दूसरे के। आहा, मुझे दर्द हो रहा है रक्षित जी। तुम रुको, इतनी जल्दी में करोगी तो दर्द तो होगा ही ना। मैं इसे सुझाने की कोशिश करता हूँ। क्या आप सच्ची में? तो फिर ठीक है, आप ही ये सुलझे बाल को सुलझाइए, मैं भी तो देखूं आप कैसे करते हैं। काव्या इतना बोल अपने दोनों हाथों को कमर पर रख खड़ी हो गई और मुस्कुराते हुए अपने पति के चेहरे को देखने लगी। रक्षित भी काव्या के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए उन उलझे बालों को अपने बटन से हटाने में लग गया। वो एक बार बटन की तरफ देखता और दूसरी बार काव्या के चेहरे को, लेकिन जैसे ही उसकी नजर काव्या के खिलखिलाते हुए चेहरे पर पड़ता है, वो अपनी नजरें नीची करना भूल जाता है और बस उसके होठों के करीब बढ़ने लगता है। इस बार वो अपने सारे भावनाओं को बाहर आने दे रहा था और अपनी पत्नी को चूमने ही वाला था कि तभी काव्या खुश होते हुए ताली बजाने लगती है, जिससे वो एकदम से संभल जाता है। अरे वाह, आपने तो सच में इसे सुलझा दिया। अच्छा, अब आप जल्दी से तैयार हो जाइए, मुझे भी रेडी होना है। कहाँ इस वक्त रक्षित उसके होठों को चूमने वाला था और कहाँ खड़ा उसे खुश होते हुए देख रहा था। इन बातों को सोच उसके चेहरे पर खुद एक हल्की सी स्माइल आ जाती है और वो कमरे से बाहर निकल जाता है। स्टडी रूम। रक्षित हमेशा की तरह काला सूट ही पहना था क्योंकि उसे काला कपड़ा पहनना ज्यादा अच्छा लगता था। वो उस सूट में बहुत जच रहा था। रॉकी उसे एक कुर्सी पर बिठा उसके चेहरे पर इंसानों के चेहरे वाला मास्क लगा रहा था और साथ ही साथ उसे समझाने की भी कोशिश कर रहा था। देखो दोस्त, तुम भी ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि खतरा अभी भी बना हुआ है, वो टला नहीं है। क्या तुम कुछ दिनों तक बाहर जाना इग्नोर नहीं कर सकते हो? तुम बाद में मिल लेना जिससे भी मिलना हो तुम्हें। तुम्हारे होते मुझे वैसे भी कोई फिक्र नहीं है रॉकी। मुझे पता है कि तुम सब संभाल लोगे। रॉकी रक्षित को समझाने की कोशिश कर रहा था और रक्षित उसे ही तारीफों के जाल में लपेटने लगा, जिसे सुन रॉकी गंभीर होते हुए बोला, मुझे चने की झाड़ पर चढ़ाना बंद करो। तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे ही? मैं मिस काव्या को मना नहीं कर सकता हूँ रॉकी, और फिर उसने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा है। अगर वो आज मुझे अपने दोस्त से मिलवाना चाहती है तो मैं उसे ना कैसे बोल दूँ? फाइनली रॉकी ने ही हार मान ली और एक गहरी आह लेते हुए बोला, अब तुमसे बहस करने से कोई फायदा तो है नहीं, लेकिन तुम अपने आगे पीछे पूरा ध्यान रखना, और हाँ, खुद के साथ साथ अपनी पत्नी का ही ध्यान रखना, कहीं कोई खतरा ना आ जाए। तुम उसकी फिक्र मत करो। इधर काव्या हॉल में एक नॉर्मल सा ब्लू जीन्स और व्हाइट कलर का ढीला सा टी शर्ट पहने हुए सोफे पर बैठी हुई थी। उसके सर पर एक ब्लैक कलर का केप भी था, पर वो कुछ परेशान लग रही थी। तभी स्टडी रूम से रक्षित को निकलते देख उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो आहें भरते हुए अपने दोनों हाथों को तुली के करीब लाते हुए बोलती है,
हाय या, आज रक्षित जी तो बाकी के दिनों से भी ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। इन पर हर एक कपड़ा इतना ज्यादा क्यों जचता है? अगर मैं इन्हें इसी तरह बाहर लेकर गसी तो सारी लड़कियां बस इनके तरफ देखेगी। नहीं नहीं, रक्षित जी सिर्फ मेरे हैं और उन्हें कोई और लड़कियां उस नजर से नहीं देख सकती है। इतना बोल काव्या तेजी से सोफे पर से उठी और रक्षित के सामने जा खड़ी होते हुए बोली, क्या आप इस तरह से बाहर जाएंगे? क्यों? इस कपड़े में कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ सही नहीं लग रहा है तुम्हें? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, पर वो बस थोड़ा सा कमी है, अगर आप बोलो तो मैं ठीक कर दूं। हाँ, तुम्हें जो सही लगता है कर दो। रक्षित बस वहीं खड़ा रहा और काव्या उसे थोड़ा कम हैंडसम बनाने की कोशिश में जुट गई। रक्षित जी, आप ये कोट हटा दीजिए। उसके कहने पर रक्षित कोट उतार देता है। उसके बाद काव्या उसके शर्ट के आस्तीन को थोड़ा मोड़ ऊपर की तरफ कर देती है और उसके बालों में अपना हाथ डालते हुए उसके थोड़ा बिखरा देती है और अपने सर पर जो केप पहने हुई थी वो ले उसे पहनाते हुए बोली, अब आप ठीक लग रहे। काव्या को अब जाकर थोड़ी तसल्ली हुई कि उसके पति को कम लड़कियों की नजर लगेगी। इसी वजह से वो खुशी से अपने होठों के निचले हिस्से को अपने दांतों से दबा रही थी और रक्षित तब से बस उसके चेहरे को अपनी नजरें गराए देखे जा रहा था। उसके होठों पर से उसकी नजर हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। रक्षित जी, आप बस यहीं 1 मिनट रुकिए, मैं अभी अपने कमरे से आती हूँ। इतना कह काव्या जल्दी से ऊपर की तरफ भाग गई और अगले ही पल बिल्कुल उसी तरह की केप जैसा उसने रक्षित को पहनाया था खुद भी पहन नीचे आते हुए बोली, तो हम चले। हम चलो। दोनों घर से बाहर निकल गए और कार में बैठ कैफे की तरफ चल पड़े। इधर कैफे में रवीना बिल्कुल हॉट ड्रेस, मतलब एक रेड शार्ट ड्रेस पहने हुए एक टेबल पर बैठी उन दोनों के आने का इंतजार कर रही थी। वो भी खूबसूरती के मामले में काव्या से कम नहीं थी, बल्कि अगर कहा जाए तो कुछ ज्यादा ही सुंदर थी और उस पर से वो इस तरह के ड्रेस पहनती थी तो कुछ और ही हॉट लगती थी। उसे ऐसे ही काव्या प्रेम गुरु नहीं बोलती थी, बल्कि शुरू से ही रवीना को रोमांस के चैप्टर को समझना और उस पर विस्तार से अध्ययन करना बहुत अच्छा लगता था। वो हर इंसान को अपने प्यार में डुबाने की काबिलियत रखती थी, और जो कुछ आदमी ऐसे होते जो इस तरह से नहीं पिघलते थे तो वो उसे अपने अदाओं से बहका ही देती। लेकिन जब से उसने काव्या के पति के बारे में सुना था कि इन 2 महीनों में उसने काव्या के साथ कुछ भी नहीं किया है, उसे यकीन नहीं हो पा रहा था। आखिर में वो आज तक ऐसे किसी भी मर्द से नहीं मिली थी जो एक खूबसूरत लड़की को ज्यादा देर तक इग्नोर कर पाए, पर ये किस तरह का आदमी था उसे यही जानना था और उसे अपने आप पर पूरा यकीन था कि अगर वो इंसान एक मर्द होगा तो वो उसे जरूर अपनी अदाओं से फंसा ही लेगी। तभी काव्या रक्षित के साथ कैफे के अंदर आती है और उनके अंदर आते ही कैफे में जितनी भी लड़कियां थी सबकी नजर रक्षित पर जा ही पड़ती है और वो उन्हें देख देख आपस में बातें करने लगती है। काव्या ये बात पहले ही जानती थी, इसीलिए उसे इन सब लड़कियों से जलन हो रही होती है और वो झट से रक्षित की बाह को पकड़ उस टेबल की ओर बढ़ जाती है जहां पर रवीना अपने सोच में डूबी बैठी हुई थी। हेलो रवीना, तुम तो आज भी बिल्कुल नहीं बदली, हम कितने समय बाद मिले हैं ना। काव्या की आवाज सुनते ही रवीना एकदम से अपने सोच के पैमाने से बाहर निकलती है और सामने अपनी दोस्त को खड़ा देख मुस्कुराते हुए खड़ी हो जाती है और उसके हाथ से अपना हाथ मिलाते हुए बोलती है, हाँ काव्या डार्लिंग, सच में आज कितने दिनों बाद मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम तो काफी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। रवीना के इतना बोलते ही काव्या के चेहरे पर एक परेशानी की लकीरें खींच आती है और वो मन ही मन बोलती है। फिर वो रवीना से हाथ मिलाते हुए मुस्कुरा ही रही होती है कि तभी उसे अचानक याद आता है कि कैसे जब वे साथे हाई स्कूल में पढ़ते थे तो रवीना हमेशा उसके गाल पर किश कर लिया करती थी, और वो याद आते ही वो झट से घबरा जाती है ये सोचकर कि अगर उसने आज भी ऐसा किया तो रक्षित जी वो नजारा देखकर क्या सोचेंगे। बस फिर क्या था, वो झट से अपना हाथ उसके हाथों से खींचकर हटा लेती है और झट से अपने पीछे खड़े इंसान से मिलवाते हुए बोलती है, रवीना ये है मेरे पति मिस्टर रक्षित प्रताप सिंह, और रक्षित जी ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड रवीना कपूर। रवीना जैसे ही रक्षित पर अपनी नजर डालती है वो पूरी तरह अवाक रह जाती है। अपने मन में सोचते हुए वो बोलती है, OMG, ये बंदा तो सच में इतना ज्यादा हैंडसम है कि कोई भी लड़की बस चंद मिनटों में इस पर फिदा हो जाएगी। क्या पर्सनेलिटी है इसकी, इसकी ये झील जैसी आंखें, सो अमेजिंग। रवीना ये सब सोचते हुए अपना हाथ उसके सामने बढ़ाती है मिलाने के लिए, लेकिन रक्षित बिना उसकी तरफ देखे ही हेलो बोल देता है। आज तक रवीना को कोई लड़का ना देखे ऐसा नहीं हुआ था, पर सामने खड़े इंसान को जब उसने ऐसा करते देखा तो वो थोड़ा सोच में पड़ गई। फिर कुछ सोचते हुए वो काव्या से बोली, काव्या डार्लिंग, थोड़ा मेरे साथ साइड में आओ ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ चलो। काव्या मुस्कुराते हुए उसके साथ रक्षित से थोड़ा दूर जा खड़ी हो गई। तभी रवीना उससे कहती है, यार दरअसल मुझे इस वक्त अचानक पीरियड आ गए हैं और मैंने अपने पर्स में कुछ कैरी भी नहीं किया है, प्लीज तू मेरी हेल्प करना। क्या तू भी ना? रवीना बिल्कुल लापरवाह है। अच्छा एक काम कर, तू कुछ देर आराम से यहीं पर बैठ, मैं बाहर जाकर सामने वाले दुकान से पैड खरीद कर लाती हूँ।
थैंक यू काव्या डार्लिंग। काव्या जल्दी से रक्षित के पास जाती है और बोलती है, रक्षित जी आप बस कुछ देर यहीं बैठिए, मैं यूं जाकर आती हूँ सामने वाले दुकान से। हमेशा की तरह रक्षित अपनी पत्नी के बातों को मना नहीं कर सका और हम बोल दिया। काव्या के जाते ही रवीना पूरा मिशन मोड में आ गई और जल्दी से रक्षित के सामने जाकर खड़ी होते हुए उसके आंखों में देख बड़े ही लुभावने तरीके से अपने होठों को काटने लगी। उसे पूरी उम्मीद थी कि उसके इस तरह के जाल फेंकने से वो आदमी जरूर उसके तरफ अट्रैक्ट होगा, पर उसने देखा कि रक्षित यूं उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। फिर उसका ये प्लान काम कैसे करता, इसीलिए वो अगले पल कुछ और सोच झट से उसके बेहद करीब जाकर खड़ी हो जाती है और उन्हें हाथों की उंगलियों से उसके बाह के पिछले हिस्से को सहलाते हुए बातें करने की कोशिश करने लगी। फिर अपने हाथों को उसके कानों के पीछे ले जाते हुए बड़े ही अजीब तरीके से उंगली घुमाती है। उसके इस तरह बार बार करीब आने की वजह से अब रक्षित का गुस्सा आपे से बाहर होते जा रहा था। वो बस अपने नजरों से जब रवीना को देखा तो रवीना पूरी तरह घबरा गई और हड़बड़ा कर उससे कुछ दूर हट खड़ी हो बोली, मैं अभी बाथरूम से आती हूँ। इतना कह वो झट से वहां से निकल जाती है और उसके जाते ही रॉकी, जो इस वक्त मिस्टर खन्ना बन रक्षित के पीछे ही उस कैफे में आया हुआ था, वो तुरंत रक्षित के पास आकर खड़ा हो जाता है और गुस्से में बोलता है, यार रक्षित तूने उस लड़की को कुछ कहा क्यों नहीं। तभी रक्षित शांत होते हुए बोला, रॉकी मुझे लगता है कि वो मुझसे अड़ गई है, मैंने उसे कहीं डरा तो नहीं दिया। तू ये कैसी बात कर रहा है, अगर ऐसा हुआ भी तो बिल्कुल सही हुआ है। वो कितनी बेशर्म लड़की थी, भला कोई अपने दोस्त के पति के साथ इस तरह की हरकत कर सकता है क्या। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं अभी जाकर उसे कोई सजा दे दूं जिसने तुम दोनों के बीच में आने की कोशिश करी है। रॉकी तुम अपने गुस्से पर काबू करो और मेरे तरफ से जाकर उससे माफी मांगो। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि वो मिस काव्या के लिए कितनी मायने रखती है। रिक्की के बाद एक यही थी जिसे मिस काव्या अपना परिवार मानती थी। वैसे रॉकी को रवीना पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो रक्षित की बातों को मना नहीं कर सकता था, इसीलिए बाथरूम की तरफ चला गया। बाथरूम का गिलियारे वाले रास्ते। जब रवीना वॉशरूम से बाहर निकली तो उसकी नजर दीवार से लगे खड़े रॉकी पर जाती है। ये मिस्टर बॉडीगार्ड यहाँ पर आके क्यों खड़ा है। ओह हेलो मिस्टर नॉर्मल बॉडीगार्ड, आप यहाँ और क्या कर रहे हैं। जैसे ही रॉकी रवीना की आवाज सुनता है वो झट से एकदम सीधे खड़ा हो जाता है और गुस्से में उससे कहता है, सुनिए मिस, आप मुझे आपसे बात करनी है। मिस्टर नॉर्मल बॉडीगार्ड, पर मुझे आपसे बात करने में कोई खास दिलचस्पी नहीं है, मैं तो जा रही हूँ। रवीना पूरे एटीट्यूड में बोलते हुए वहां से जाने के लिए मुड़ गई, पर तभी रॉकी एकदम से उसके कलाई को पकड़ जोर से खींचते हुए बोलता है, मैंने एक बार कहा कि मुझे आपसे बात करनी है, तो क्या आपको मेरी बात समझ में नहीं आई है क्या। आपको क्या लगता है कि आप इस तरह की घटिया हरकतें कर हमारे बॉस और उनकी पत्नी के बीच में आ जाएंगी। अरे मिस लेडी बॉस तो आपकी इतनी अच्छी दोस्त है, आपको जरा भी शर्म नहीं है उनके पति के साथ इस तरह की हरकत करते हुए। ओह तो मिस्टर ओवर प्रोटेक्टिव बॉडीगार्ड अपने बॉस और उनकी पत्नी के प्रति इतना वफादार है, नाइस। रवीना इतना बोल रॉकी के गर्दन में एक हाथ डालते हुए अपना दूसरा हाथ उसके जांघ पर घुमाने लगी, जिससे रॉकी एकदम से सन रह गया और हड़बड़ा कर उसके दोनों हाथों को पकड़ उसे दीवार में सटाते हुए खुद उसके सामने आ गया और बोला, मिस आप क्या करने की कोशिश कर रही थी। आपको क्या लगता है कि आपके इन हरकतों से मैं बहक जाऊंगा। तो ये आपकी गलतफहमी है। मैं आपको लास्ट वार्निंग देता हूँ, अगर आगे से अपने हमारे बॉस पर डोरे डालने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मिस्टर ओवर प्रोटेक्टिव नॉर्मल बॉडीगार्ड, आप अपने बॉस ले बारे में इतना सोच रहे हैं, ये अच्छी बात है। वैसे आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बस आपके बॉस का टेस्ट ले रही थी, कहीं वो मेरी बेस्ट फ्रेंड को कभी चिट तो नहीं करेंगे। दरअसल मेरी दोस्त एक दिन अचानक से मुझसे बोलती है कि उसने शादी कर ली, बस मैं यही देखना चाहती थी कि उसने जिस इंसान को अपनी जिंदगी सौंपी है वो उसके लिए सही तो है। पर मुझे खुशी है इस बात की कि मिस्टर रक्षित बिल्कुल सही इंसान है, वो मेरी काव्या को कभी धोखा नहीं देंगे। रॉकी को रवीना के बारे में हर एक बात पहले से ही पता थी, क्योंकि जब वो काव्या के बारे में जानकारी इकट्ठा किया था तो उस वक्त उसने उसकी दोस्त के बारे में भी जानकारी पता करी थी, जिसमें उसे पता चला था कि रवीना कपूर कंपनी की इकलौती वारिस थी। पर जब वो 18 साल की हुई तो उसके अपने पिता ने ही उसे सबके सामने ये बोलकर अपनी जिंदगी और अपने वसीयत से बेदखल कर दिया कि वो उनकी असली औलाद है ही नहीं। ये सब उन्होंने सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि वो किसी दूसरी औरत के प्यार में गिर चुके थे और उनसे शादी कर ली थी। उनका 2 साल का बेटा, जिसे उन्होंने अपने वसीयत का असली वारिस घोषित कर दिया। जब वो दूसरी औरत के चक्कर में पड़े थे तो उस वक्त रवीना के मां जिंदा ही थी, पर कुछ ही वक्त बाद उनकी मौत हो गई और उसके बाद रवीना पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वैसे मिस्टर नॉर्मल बॉडीगार्ड, मुझे ऐसे लड़कों से बहुत ज्यादा नफरत है जो लड़कियों के कुछ लिटको झटकों पर लुभा अपनी पत्नी को चिट करते हैं।
और उन लड़कों का मैं रिस्पेक्ट करती हूँ जो अपने पार्टनर को कभी धोखा नहीं देते, इसीलिए मैं मिस्टर रक्षित का भी रिस्पेक्ट करती हूँ और मुझे पता है कि मैंने जो उनके साथ किया उसके लिए मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए। इस वक्त रॉकी रवीना के आंखों में एक सच्चाई देख पा रहा था और इसीलिए उसने उसके दोनों हाथों को छोड़ दिया। उसका हाथ छोड़ते ही रवीना तुरंत जाने लगती है, लेकिन तभी रॉकी उसके पीछे पीछे चलते हुए बोला, मिस रवीना, आपने अभी बोला कि आप ऐसे लड़कों का बहुत रिस्पेक्ट करती है जो ऐसे ही किसी लड़की के जाल में नहीं फंसता है, तो फिर आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि मैं भी आपके किसी भी लय के झटके से अट्रैक्ट नहीं हुआ। क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है मिस्टर नॉर्मल बॉडीगार्ड? नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है। पर आप क्यों पूछ रही है? फिर तो ये सोचने की बात है कि आप मेरे तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हुए। हो सकता है आपके होंगे। रवीना हंसते हुए ये बोल वहां से निकल जाती है और रॉकी बस उसकी बातों से चिढ़ वहीं खड़ा रह जाता है। कैफे के अंदर कुछ समय बाद चारों लोग एक टेबल पर बैठे वहां के कुछ फेमस खाना एंजॉय कर रहे होते हैं। रक्षित और काव्या की नजरें रह रहकर एक दूसरे में डूब जाया करती थी, जिससे काव्या के चेहरे पर जो मुस्कान आ रही थी सो बहुत ही प्यारी थी। काव्या को इतना खुश देख रवीना भी बहुत खुश थी। तभी वो उससे बात करने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाली थी कि रॉकी झट से उसके कान के पास जाते हुए बोला, मिस रवीना, प्लीज इस वक्त बॉस और उनकी पत्नी के बीच मत बोलिए। उन्हें ये पल एंजॉय करने दीजिए। रवीना को बिल्कुल भी पसंद नहीं कि उसे कोई रोके या टोके, और जब रॉकी उसे ये बोलते हुए रोका तो वो उसे घूर कर देखते हुए धीरे से गुस्से में बोली, आपको कैसे पता मिस्टर ओवर प्रोटेक्टिव बॉडीगार्ड कि मैं कुछ बोलने वाली थी? अपना दिमाग थोड़ा कम चलिए। अगले ही पल रॉकी एकदम से अपनी कुर्सी पर से उछल पड़ा और उसके मुंह से आह निकल गया। रॉकी के साथ मस्ती करने में रवीना को मजा आ रहा था, इसीलिए वो मुस्कुरा रही थी उसे देखकर। क्या हुआ मिस्टर खन्ना, आप इस तरह से आंख क्यों बोले? कुछ हुआ क्या? काव्या थोड़ा उनके लिए फिक्रमंद होते हुए पूछी, जिस पर रॉकी एक डरावनी नजर रवीना पर डालते हुए वापस से काव्या के तरफ देख बोल पड़ता है, नहीं नहीं मिस, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल वो मेरे मुंह में मिर्च चली गई थी, इसी वजह से। अब ठीक है, मैंने पानी पी ली। ओह अच्छा। वो दोनों फिर से खाने लगे, लेकिन रॉकी जो गुस्से में रवीना को घूरने लगा, जिससे रवीना थोड़ा तो घबरा गई और इसीलिए वो अपना हाथ उसके जांघ पर से हटा खाना खाने लगी। कुछ देर बाद खाना खाने के बाद वो लोग कैफे से बाहर निकल जाते हैं। वो मिस्टर रक्षित, दरअसल काव्या से मैं इतने दिनों बाद मिली हूँ, तो क्या आज दिन भर आओ मेरे साथ रह सकती है? रात में वो घर पहुंच जाएगी। रवीना रक्षित की तरफ देखते हुए बोली, जिसे सुन उसका दिल अंदर ही अंदर बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था कि वो हाँ बोले, पर वो जानता था कि उसकी पत्नी भी कुछ वक्त अपनी दोस्त के साथ बिताना चाहती है, इसीलिए वो हम बोल कार के पीछे वाला दरवाजा खोल अंदर बैठ गया। और काव्या बाहर खड़े मुस्कुराते हुए उसे देखे जा रही थी, जिससे रवीना उसके कंधे पर हल्का सा धक्का मारते हुए धीरे से उसके कान में बोलती है, तू ना काव्या सच में बहुत बड़ी इडियट है। अरे तुम दोनों इतना दूर दूर क्यों रहते हो? अगर मिस्टर रक्षित को रोमांच करना नहीं आता है तो कम से कम तू तो बेवकूफों के जैसे खड़ी मत रह। अब जल्दी से उन्हें जाकर किश कर, वो भी होठों पर। क्या यार रवीना, तू क्या पागल हो गई है? मैं उन्हें इस तरह सबके सामने कैसे किश कर सकती हूँ, वो भी होठों पर? अरे मैं जब अकेले किश करने की कोशिश करती हूँ उस वक्त तो मेरा पूरा शरीर गर्म जो जाता है, और तू सबके सामने बोल रही है मुझसे ये नहीं हो पाएगा। देख यार काव्या, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं तुझसे नाराज हो जाऊंगी। अब ड्रामा करना बंद कर और जाकर उन्हें किश कर, तभी मैं मानूंगी कि तू सच में उससे प्यार करती हो। रवीना के बार बार जिद करने पर काव्या हिम्मत करके कार के पीछे वाले दरवाजे को खोल अपना सर अंदर घुसा लेती है। जैसे ही रक्षित उसे अपने चेहरे के सामने देखता है वो समझ जाता है कि उसकी पत्नी क्या चाहती है, इसीलिए अपना एक हाथ उठाता है और काव्या के गर्दन पर रखते हुए उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लेता है। इस बार का किश बहुत ज्यादा अलग था, क्योंकि उनके बीच का प्यार उमड़ रहा था। पर अगले ही पल काव्या झट से अलग हो खड़ी हो जाती है, उसका पूरा चेहरा लाल हुए रहता है, जिसे देख रवीना हंस रही होती है। रक्षित भी अंदर ही अंदर शर्मा रहा था, इसीलिए वो खिड़की से दूसरे तरफ देखने लगा। तभी रॉकी उन हैरानी भरे माहौल को थोड़ा नॉर्मल करने के लिए जल्दी से आगे के सीट पर बैठ जाता है और अपने ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए कहता है। कार जैसे जैसे दूर जा रही होती है, काव्या के चेहरे की स्माइल कम होती जा रही थी। ये देख रवीना मजाकिया अंदाज में बोलती है, ओफो क्या बात है काव्या डार्लिंग, अपने पति के प्यार में इतना डूब चुकी हो जो उनसे एक पल भी दूर नहीं रहना चाहती। अब थोड़ा ध्यान अपनी दोस्त पर भी दे दो और मुझे रिक्की से मिलना तो उसके पास चलो। हम चलो। इधर कार में रॉकी चिढ़ते हुए ड्राइवर से बोले जा रहा था, आज मैं एक इतनी ज्यादा बेवकूफ लड़की से मिला हुआ, ना पूछ मत, सच में वो इतनी ज्यादा लड़ाकू है। उसके हरकतें भी कितनी बेकार थे। अरे रॉकी, तुम्हें क्या हो गया? तुम और किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हो? क्या बात है?
मुझे तो लग रहा है कि बहुत जल्द तुम भी अपने बॉस के रास्ते पर चलने वाले हो। हम हमारे बॉस की तरह। अरे रक्षित तो इस वक्त अलग ही दुनिया में खोया हुआ है। जब से उनकी हुस्ने मल्लिका ने उसे वो किश दिया है उसका दिमाग ही कहीं और है। रॉकी तुम्हें अड़ा नहीं लग रहा है बॉस के बारे में ऐसा बोल रहे हो, अगर उन्होंने सुन लिया तो फिर क्या बोल रहे हो वो और इस वक्त हमारी बात सुनेगा? मुझे तो यकीन है वो कुछ भी नहीं सुना है। इस वक्त अगर मैं उसे छूकर भी आवाज दूं ना तो भी वो कोई जवाब नहीं देने वाला। रॉकी अभी ये बोल ही रहा था कि तभी खिड़की से बाहर की ओर देखते हुए रक्षित बोलता है, रॉकी तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो? जैसे ही ये आवाज उसके कानों में जाती है वो झट से ड्राइवर की तरफ देखने लगता है और फिर पीछे वाले सीट की तरफ मुड़ रक्षित को देखने लगता है। अपार्टमेंट। अरे काव्या डार्लिंग, हमारा रिक्की यहाँ पर रहता है। मैं उससे कितने दिनों बाद मिलने वाली हूँ। हाँ वो यहीं पर रहता है। रक्षित जी ने उसके लिए ये अपार्टमेंट खरीदा है। उनका कहना है कि वो मेरा भाई है और इसीलिए वो यहीं पर रहेगा। वाह, तुम्हारा पति तो कुछ ज्यादा ही ख्याल रखता है तुम्हारा। खैर मुझे सत्या से मिलना है, उस छोटे से क्यूट भाई से। इतना बोल दोनों कमरे के बाहर पहुंच जाते हैं और बेल की आवाज सुनते ही जैसे ही सत्या दरवाजा खोलता है उसे देख रवीना पूरी तरह शॉक रह जाती है। सत्या मेरे भाई तुम इतने बड़े हो गए। ओह नो, मैं तो ये सोच कर आई थी कि मैं अपने छोटे क्यूट से भाई से मिलूंगी, पर सत्या मुझे वही छोटा क्यूट भाई चाहिए, रवीना थोड़ा नाटक करते हुए बोली। जिस पर सत्या मुस्कुराते हुए बोला, दी वक्त के साथ अब आपका सत्या भी बड़ा हो गया है। अब मैं वो 6 साल का छोटा क्यूट सत्या नहीं हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। वैसे अब आप ही अपनी ये नाटक करना बंद कीजिए और मुझे गले से लगाइए। सत्या इतना ज्यादा मेच्योर हो गया था ये देख रवीना बहुत ज्यादा हैरान थी और खुश भी। फिर वो उसे अपने गले से लगा ली और अंदर चली गई। दिन भर वे तीनों गप्पे करते रहे, लेकिन दोपहर के समय सत्या अपने बेड पर जाकर सो गया, जिसके बाद रवीना काव्या का हाथ पकड़ उसे कमरे से बाहर लाते हुए बोली, चल यार काव्या, अब तू मुझे शुरू से अभी तक की सारी चीजें बता कि तूने कैसे शादी कर ली, और मिस्टर रक्षित के बारे कुछ बातें जिससे मैं तेरी हेल्प कर पाऊँ उन्हें अपने करीब लाने में। काव्या भी रवीना से सारी बात कहती है कि किस तरह वो 2 महीने पहले एक इंसान से मिली थी, उसके बाद उसने उससे शादी कर ली। पर काव्या ने रवीना से ये नहीं बताया कि उस वक्त उसने शादी सिर्फ अपने भाई की जान बचाने के लिए पैसों की खातिर करी थी। पर जैसे जैसे ये 2 महीने गुजरते गए वो सच में अपने पति से प्यार करने लग गई, पर आज तक उन दोनों के बीच कुछ भी ऐसा वैसा नहीं हुआ है। रवीना सारी बात सुनते सुनते काफी बोर हो गई और एक उबासी लेते हुए बोली, क्या यार काव्या डार्लिंग, तू शुरू से ही पूरी रोमांटिक थी और अभी भी बिल्कुल उसी तरह है, और तुझे तेरा पार्टनर भी बिल्कुल उसी तरह का मिला है। अच्छा चल, अब रात हो गई है, तू अपने घर जा वरना तेरा पति मुझे कच्चा खा जाएगा। अपनी दोस्त की बात सुन काव्या मुस्कुराए और वहां से हवेली के लिए निकल पड़ी। वो दिन भर बाहर थी इसीलिए रक्षित का एक झलक पाने के लिए बहुत उत्साहित थी, लेकिन जब वो हवेली के मेन गेट पर पहुंची तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि घर कर अंदर कोई भी नहीं हो, पूरा घर खाली है। अभी उसे ये अजीब सा एहसास हो ही रहा था कि तभी पीछे से एक गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। उसे आवाज सुनते ही वो झट से पीछे पलट सड़क की तरफ देखने लगी। हवेली की तरफ ही बड़ी सी काली कार आते हुए काव्या से 10 कदम की दूरी पर रुक गई और रॉकी जल्दी से कार से निकल रक्षित को अपने सहारे निकालने लगा। रक्षित के सर पर से खून बहे जा रहे थे और उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। अपने पति को इस हालत में देख काव्या के हाथ से उसका पर्स नीचे गिर गया और उसके पैरों तले मानो जमीन ही निकल गई है। वो एकदम से रक्षित की तरफ दौड़ पड़ी, पर इससे पहले कि वो उनके पास जा पाती हवेली के दाएं ओर लोहे की बनी एक बड़ा सा दरवाजा खुलता है, जिसके अंदर रॉकी, जो इस वक्त मिस्टर खन्ना बना हुआ है, लेकर चला जाता है। उनके अंदर जाते ही दरवाजा वापस से बंद हो जाता है और काव्या बस यूं बंद होते देखती रह जाती है। उसके आंखों से आंसू बह निकलते हैं। यूं समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। आखिर में रक्षित जी के साथ क्या हुआ? जब उससे और नहीं रुका गया तो वो दौड़कर उस लोहे के दरवाजे के पास चली जाती है और उसे अपनी पूरी ताकत लगा खींचने लगी, शायद वो खुल जाए ये सोचकर। मेंशन के बाहर जैसे ही काव्या उस लोहे के दरवाजे के अंदर जाने के लिए दौड़ती है तब तक दरवाजा अंदर से बंद हो जाता है, और इसीलिए वो रोते हुए उस दरवाजे को जोर जोर से खींचने लगती है, शायद खोलने की कोशिश कर रही होती है। तभी अचानक से दरवाजा खुलता है, जिससे काव्या एक कदम हड़बड़ा कर पीछे खिसक जाती है और अगले ही पल अंदर से मिस्टर खन्ना निकल दरवाजा को वापस से लगा देते हैं और खुद वहां बॉडीगार्ड बन खड़े हो जाते हैं। प्लीज मिस्टर खन्ना, मुझे अंदर जाना है। रक्षित जी को क्या हुआ है? उनके सर पर से इतना सारा खून बह रहा था। प्लीज आप ये दरवाजा खोलिए ना, मुझे उनके पास जाना है। काव्या की आंखों से बह रहे आंसू को देख रॉकी का मन अंदर ही अंदर बहुत दुख रहा था, पर वो जानता था कि इस वक्त वो अपनी लेडी बॉस को अंदर नहीं जाने दे सकता है, इसीलिए ना चाहते हुए भी वो बोला, प्लीज मिसेस काव्या, आप इतना घबराए मत,
हमारे बॉस मतलब कि आपके पति को कुछ नहीं हुआ है, वे बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी सी चोट आई है। वो हम ट्रेनिंग कर रहे थे गाड़ी से तो उसी में उन्हें थोड़ा चोट आ गया, बाकी वो ठीक है। अगर ऐसी बात है तो आप लोग उन्हें हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए? यहाँ पर क्यों ले आए? उन्हें हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाना पसंद नहीं है, इसीलिए अंदर सारी व्यवस्था पहले से ही मौजूद है। उनके घाव पर पट्टी करने के बाद आप उनसे मिल सकती है। काव्या के आंखों से आंसू बह रहे थे और वो अंदर ही अंदर इस बात को अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि उसके लाख कोशिश के बावजूद भी उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। इस बता से उसे और रोना आ रहा था, तभी एक बार फिर से दरवाजा खुलता है और सामने से नरेंद्र निकलकर बाहर आता है। काव्या जैसे ही नरेंद्र को देखती है, उस वक्त खुद को इतना अकेला महसूस कर वो झट से उसके गले से लग रोने लगती है। यूं अचानक काव्या के नरेंद्र के गले से लगने की वजह से नरेंद्र पूरी तरह सन रह जाता है और रॉकी के तरफ बहुत ही अनकंफर्टेबल हो देखने लगता है। चूंकि हैरान तो रॉकी भी था, पर वो जानता था कि इस वक्त में से काव्या बहुत ज्यादा तकलीफ में है और उन्हें किसी सहारे की जरूरत थी। वो नरेंद्र को गे समझती है, इसी वजह से उनके गले लग रो रही है। इसीलिए रॉकी ने नरेंद्र को इशारे से उसे शांत करने को कहा, जिसके बाद नरेंद्र खुद को संभाल बोला, प्लीज मिस, आप इस तरह से रोए मत, आपके पति को कुछ भी नहीं हुआ है, वो पूरी तरह से सुरक्षित है, बस थोड़ी चोट आई है जो जल्द ही ठीक कर दी जाएगी, आप इतना दुखी मत होइए। नरेंद्र के आवाज को सुन काव्या उसके गले से हट थोड़ा दूर जाकर खड़ी हो जाती है, और अभी वो कुछ बोल पाती तभी एक बड़ी सी कार वहां आकर रुकती है, जिसके अंदर से एक बेहद ही खूबसूरत लड़की बाहर निकलती है और अपने हाथों में एक छोटा सा बैग लिए दरवाजे के सामने खड़ी हो जाती है। उसके खड़े होते ही रॉकी झट से दरवाजा खोल उसे अंदर भेज फिर से दरवाजा बंद कर देता है। ये सब देख काव्या का दर्द भरा दिल और ज्यादा टूट जाता है और उसके आंख रोने की वजह से लाल हो जाती है। मिस जी काव्या, ये हमारी पर्सनल फैमिली डॉक्टर है, ये रक्षित की ट्रीटमेंट करने यहाँ पर आए हैं। ओ, अच्छा ठीक है, काव्या उदास भरे आवाज में इतना बोल नरेंद्र की तरफ देख पूछती है, नरेंद्र क्या आप हमें कुछ वक्त के लिए बाहर लेकर जाएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि जब रक्षित जी हमें देखे तो हम उनके सामने इस तरह से आए, प्लीज। अंदर ही अंदर रॉकी समझ रहा था कि उनकी लेडी बॉस इस वजह से टूट रही है कि उनके सामने किसी दूसरी लड़की को उसके पति से मिलने दिया जा रहा था और उन्हें इस बात की अनुमति नहीं थी, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सका सिवाय नरेंद्र को उसकी बात मानने के लिए कह, ठीक है मिस, चलिए। नरेंद्र गाड़ी के अगले सीट पर बैठ जाता है और काव्या अपनी आंसुओं के समुद्र को आंखों में ही सिमट कार के पिछले वाले सीट पर बैठ जाती है। कार रवीना के घर की तरफ चल पड़ती है। रवीना का घर। लगभग कुछ समय के बाद वो कार रवीना जिस फ्लैट में रह रही थी उसके नीचे आ रुक जाती है और तभी नरेंद्र बोलता है, मिस आपकी दोस्त का घर आ चुका है। ठीक है, मैं कुछ वक्त अपनी दोस्त ले साथ वक्त बिताना चाहती हूँ नरेंद्र, अगर आप जाना चाहे तो जा सकते हैं। नहीं मिस, आप अपनी दोस्त से मिलिए, हम यही कार में आपका इंतजार करेंगे। नरेंद्र की बातों को सुन बस काव्या उसके चेहरे को कुछ देर देखती है और फिर जल्दी से कार से निकल अंदर की तरफ चली जाती है। वो अपनी आंसुओं को सभी के सामने नहीं दिखाना चाहती थी, बस इसीलिए रह रहकर अपने आंखों को टिश्यू पेपर से पोंछ लिया करती थी, सब उसके आंसू उसके गालों और छलक जाते थे। तो रवीना का कमरा। काव्या के बेल बजाने पर जैसे ही रवीना दरवाजा खोलती है, सामने अपनी बेस्ट फ्रेंड को इतना दुखी चेहरे के साथ खड़ी देख वो पूरी तरह शॉक हो जाती है। अरे काव्या डार्लिंग, तू इस वक्त यहाँ पर, लेकिन तू तो अभी कुछ वक्त पहले ही घर के लिए निकली थी ना, तो फिर? रवीना उसके लिए फिक्रमंद थी, इसीलिए उससे सवाल कर ही रही थी कि तभी काव्या बिना कुछ बोले बस कसकर उसे अपने गले से लगा लेती है और कुछ वक्त तक उसे इसी तरह पकड़े अपने आंखें बंद किए रहती है। पहले भी जब कभी भी काव्या किसी बात से टूट जाती थी तो वो रवीना को इसी तरह से गले लगाया करती थी। वैसे काव्या शुरू से ही बहुत हिम्मत और हर परिस्थिति में खुद को ढाल लेने वाली लड़की थी। अगर वो किसी चीज से बहुत ज्यादा टूट जाती थी तभी इस तरह से गले लगती थी। ये बात नोटिस करते ही रवीना उसके पीठ को हल्के से सहलाते हुए बोली, यार काव्या तू अंदर चल मेरे साथ, हम बैठकर बातें करते हैं। काव्या को अंदर ले रवीना दरवाजा लगा लेती है और उसे सोफे पर बिठाते हुए कहती है, ये ले, पहले तू थोड़ा पानी पी ले, इससे तुझे थोड़ा बेहतर लगेगा। रवीना काव्या के चेहरे को देख कुछ कुछ तो समझ गई थी कि वो किस वजह से इतना ज्यादा दुखी है, इसीलिए वो भी काव्या के बगल में बैठते हुए गंभीर हो पूछी, तो बात किसी दूसरी लड़की की है जो तुम्हारे पति के करीब है? अभी काव्या पानी का एक घूंट पी ही रही थी कि रवीना की बात सुनते ही वो गिलास अपने मुंह से हटा उसे घूर कर देखने लगी और हैरान हो पूछी, रवीना तुझे कैसे पता कि मैं इसी बात से दुखी हूँ? इसमें बताने वाली कौन सी बात है? मैं तुझे बचपन से जानती हूँ काव्या, तू कभी भी किसी बात से इस तरह नहीं टूट सकती है। ये बात तेरे पति से जुड़ी होगी इसीलिए तू इस तरह दुखी हो, इसका मतलब मेरी काव्या को जलन हो रही है, क्यों?
रवीना थोड़ा मजाकिया अंदाज में ये बात बोल मुस्कुरा पड़ी। वैसे काव्या, तुझे जलन होना मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि मिस्टर रक्षित से मिलने के बाद तो मैं तुम्हें गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि वो बंदा इस तरह का नहीं है। वो सिर्फ तुझे ही देख सकता है। शायद तुम उसकी जिंदगी में पहली और आखिरी लड़की ही होगी जिसे वो अपनी नजरों से देखता है, बाकी तो किसी के तरफ नजर भी नहीं डालता है वो। फिर मैं जानती हूँ रवीना, रक्षित जी वैसे इंसान नहीं है, पर मुझे इतना तकलीफ क्यों हो रहा है उनके आसपास किसी दूसरी लड़की को देखकर, जबकि वो किसी काम के बारे में मिल रहे हैं, फिर भी मैं इस दर्द को नहीं बर्दाश्त कर पा रही हूँ। वो इसीलिए मेरी नासमझ दोस्त, क्योंकि तू अपने पति से बहुत बहुत ज्यादा प्यार करती है, और प्यार जितना ज्यादा होगा दर्द भी तो उतना ही होगा ना। अब ये बातें छोड़ और रुक, मैं तेरे लिए एक स्पेशल दवा लाती हूँ जिसके बाद तेरे ये दर्द गायब हो जाएगा। रवीना जानती थी कि उसकी दोस्त बहुत ही नासमझ है रोमांस के मामले में, इसीलिए वो होश में रहते हुए कभी भी अपने पति के करीब नहीं जा पाएगी। यही सोच वो 2 गिलास में थोड़ा शराब लेकर उसके पास पहुंच गई और बोली, ये है दर्द निवारक दवा, अब तू इसे जल्दी से पी ले, तुझे बहुत अच्छा लगेगा। काव्या भी काफी दुखी थी इस बात से कि उसके पति का चेहरा उसे देखने की इजाजत नहीं है, जबकि दूसरी लड़की को है। इसी वजह से वो भी शराब पी ली। एक पैक पीते ही उसे नशा हो गया और उसके बाद वो पैक पर पैक पीते रही, जिस वजह से वो पूरी तरह नशा में डूब चुकी थी। तभी रवीना ने जल्दी से उसके पेंट की जेब से उसका मोबाइल निकाला और एक मैसेज टाइप कर उसके पति पे सेंड कर दिया, जिसमें लिखा हुआ था कि उसकी पत्नी इस वक्त मेरे घर पर है और पूरी तरह से नशे में डूब गई है, इसीलिए उन्हें आकर यहाँ से ले जाइए। मेंशन। रक्षित पूरी तेजी में उस लोहे वाले गेट से बाहर निकला और रॉकी की तरफ देखते हुए पूछा, मिस काव्या कहाँ है? रक्षित का चेहरा इस वक्त बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था। गुस्सा चरम सीमा पर था। उसके पूछने पर रॉकी उसे सारी बात बताता है कि वो कितनी ज्यादा दुखी थी। उनके आंखों से आंसू भी बह रहे थे, इसीलिए वो कुछ वक्त होने दोस्त के घर गई है ताकि उसे कुछ बेहतर महसूस हो सके। रक्षित जब ये बात सुनता है कि उसकी पत्नी की आंखों से आंसू बहे, वो अपना कंट्रोल खो बैठता है और तेजी में सड़क की तरफ जाने के लिए बढ़ने लगता है, लेकिन इस वक्त भी उसके ऊपर खतरा मंडरा रहा था। इसी वजह से रॉकी उसे आगे से रोकते हुए पूरे गंभीर आवाज में बोला, तुम रक्षित इस वक्त यहाँ से कहीं भी नहीं जाओगे, तुम चाहो भी तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, भले ही तुम अपने शैतान वाला रूप ही क्यों ना धारण कर लो, पर फिर भी मैं नहीं जाने दूंगा तुम्हें। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस यहीं तक। आगे की कहानी को हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। फिलहाल के लिए आप सभी इसी तरह सुनते रहिए हमारे द्वारा लिखी स्टोरी लव माई डेविल हस्बैंड।